मॉर्निंग टू ऑल। हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था तीसरी योजना, कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस का ये दूसरे बुक का जो अध्याय चल रहा था। ये नियोजित विकास की राजनीति जो चैप्टर 3 था, उसका हम नेक्स्ट जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं अभी। अब हम आपको 3 योजनाएं तक हमने पढ़ाती थी जो पंचवर्षीय योजनाएं भारत में संचालित होती थी। योजना आयोग के द्वारा भारत में योजनाएं बनाई जाती थी। 5-5 साल की योजनाएं बनाई जाती थी। सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित हमने ये योजनाएं बनाई थी। तो आपको पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना के बारे में आपको पढ़ाया था। अब नेक्स्ट है चौथी योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली। इसकी कुछ उपलब्धियां थी। इस समय इंदिरा गांधी 1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। 1966 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में, उस समय ताशकंद समझौते के दौरान। उसके बाद और फिर इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रही और 14 बैंकों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। इंदिरा गांधी 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब ऐसे प्राइवेट बैंक जिनको अब राष्ट्रीय बैंक घोषित किया था, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की थी, नेशनलाइज किया था इनको। 14 बैंकों को जो प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा संचालित होते थे, अब उनको सरकार द्वारा संचालित किया जाना था। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और कहा जाए तो समाजवाद की ओर या सरकारीपन की ओर बढ़ने का रास्ता अख्तियार किया था इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में 1969 में। अच्छा, उन्हीं के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। 1971 में बांग्लादेश का गठन होता है। ठीक है, आपको पता है 1971 में बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान का अंग था। भारत के अगर पश्चिम में देखें, अगर ये भारत है तो ये भी पाकिस्तान था, ये भी पाकिस्तान था। ये पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, ये इंडिया है, और ये पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। आप मानचित्र पे देख सकते हो। जो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का आरोप रहता था, आरोप रहता था पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों से कि ये क्या है, चाहे राजनीति में हो या चाहे महत्वपूर्ण पदों पे है या चाहे विकास के मामले में हो, पश्चिमी पाकिस्तान हमसे आगे है। पूर्वी पाकिस्तान का क्या किया जाता है, को नज़रअंदाज किया जाता है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो इसीलिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। 1971 में आंदोलन शुरू किया तो पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं भेजी और उस सेनाओं के डर के कुछ लोग जो है भारत की सीमाओं की ओर, बंगाल जो आज का पश्चिमी बंगाल है उस ओर, असम की ओर क्या है, भागना शुरू किया। तो बहुत शरणार्थी समस्या भारत में आ गई, बहुत सारे लोग भारत में आने लग गए, जिसके कारण भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। और उस बीच में हुआ ये कि पाकिस्तान और भारत की सेनाएं आपस में उलझ गई। अंततः परिणाम ये हुआ कि भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए और उसी के साथ घुटने टेकने से पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हो गए, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, और बांग्लादेश नाम से एक नया देश जो है, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसके नया देश के रूप में परिणत हुआ। और 1974 में एक महत्वपूर्ण घटना है परमाणु परीक्षण। पोखरण में क्या किया गया, परमाणु परीक्षण किया गया 1974 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ 1974 में। जब से 1964 में चीन ने परमाणु का परीक्षण किया, परमाणु बम का परीक्षण किया, तब से भारत में ये आवाज़ें उठने लगी थी कि भारत को भी क्या करना चाहिए, क्योंकि भारत का सीमा विवाद है चीन से, हमेशा झगड़ा होता रहता है। आपने देखा 1962 में भी चीन से युद्ध हुआ था। आजकल भी आप देखते हैं चीन सीमा पे एनक्रोचमेंट करता रहता है, भारतीय सीमाओं पे दखल करता रहता है। इसलिए ये आवाज़ें उठी थी कि भारत को भी परमाणु शक्ति संपन्न होना चाहिए, और उसी का कारण था कि 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। अब नेक्स्ट है 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना
देखिए 1974 से 1978 तक ये 5वीं पंचवर्षीय योजना चली, लेकिन 1900 इस बीच में 1978 में 1978 में जब ये योजना चली रही थी 1978 में भारत में चुनाव हुए, और चुनाव में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई कि जो उस समय भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव सामने आया। रिमार्केबल या उल्लेखनीय वो सामने आया हुआ ये कि पाकिस्तान की जब भारत में चुनाव हुए तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र में हमेशा 1952 से जब से आम चुनाव होते थे हमेशा ही कांग्रेस सत्ता में आती थी, पूर्ण बहुमत के साथ, अच्छे खासे बहुमत के साथ सत्ता में आती थी। लेकिन 1978 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस बुरी तरह हार गई और एक नई पार्टी जनता पार्टी सत्ता में आई, समझ के। उसके कारण ये भी था कि 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया, लोग इससे काफ़ी नाखुश थे, तो लोगों ने ही अपनी उसका कारण ही रहा कि 1978 में लोगों ने ऐसा मतदान किया कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, नई पार्टी मोरारजी देसाई जनता पार्टी सत्ता में आ गया, मोरारजी देसाई उसके क्या अपने प्रधानमंत्री बने। ठीक है, 1978 में मोरारजी देसाई ने इस योजना को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, और 78 से 83 की अवधि में एक नई योजना चलाई जिसको कहते हैं रोलिंग प्लान या अनवरत योजना चलाई। अनवरत योजना, रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है अगर कहा जाए तो सर्वप्रथम गुरनाल मित्तल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में प्रकाशित की थी कि एक नई योजना थी रोलिंग प्लान। लेकिन फिर 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई, 1980 के चुनाव हुए, 1978 में जनता पार्टी तो आई, लेकिन अपनी अंतकलह कारण क्या है, ये पार्टी क्या है अल्पमत में आ गई, और 1980 में दोबारा चुनाव करवाना पड़ा। फिर दोबारा इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई, तो 1980 से 1985 तक सत्ता में रहे। तो इन्होंने भी इस योजना को बीच में समाप्त कर दिया 78-80 में, और फिर 80 से 85 नई योजना चलाई गई। तो आप ये कह सकते हो कि 78, 79 या 79-80 में एक वर्षीय योजना चली, फिर 78 से 79 और 79 से 80 एक वर्ष क्या चली योजना चली। अब नेक्स्ट चैप्टर है मुख्य विवाद, मतलब कि कंट्रोवर्सी क्या है। एक भारतीय राजनीति में उसी समय ये आपस में विवाद भी चल रहा था, या आपस में ऐसी चीज़ें चल रही थी कि एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कृषि बनाम उद्योग का एक नया सिलसिला चल रहा था। इससे आशा है कि कुछ लोगों का कहना था कि भारत को कृषि पे ध्यान रखना चाहिए, कृषि का विकास करना चाहिए, या कुछ लोगों का कहना था कि उद्योगों पर ध्यान रखना चाहिए। जो लोग कृषि के पक्षधर में थे उनका कहना था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश रहा है, भारत की सर्वाधिक आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है, भारत इतनी उच्च जीडीपी वाला देश नहीं है, बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है। ठीक है, एक समाजवादी देश है जहाँ बहुत सारे लोग अभी भी बहुत गरीब हैं, इसलिए सरकार को कृषि का उत्थान करना चाहिए, कृषि पे ज़्यादा बजट लगाना चाहिए, ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, जिससे गरीब से गरीब को उसकी मदद मिले, उसकी खुशहाली। लेकिन जब कुछ लोगों का कहना था कि भारत को कृषि नहीं बल्कि उद्योगों का विकास करना चाहिए, भारत को उद्योगों का विकास करना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी मुल्क उद्योगों पे ज़्यादा ध्यान देते थे, और उनका तरक्की का कारण भी उद्योगीकरण या मशीनीकरण ही था। इसलिए कुछ लोग कहते थे कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि किए बगैर गरीबी के मकड़ जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता है। इसलिए नहीं मिल सकता है कि देखो, सब लोग अगर कृषि पे लगे रहेंगे तो कृषि सबका पेट भी नहीं भर सकती है, देश का उत्थान भी नहीं कर सकती। इसलिए औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बिना गरीबी के मकड़ जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता है। उससे क्या, कुछ लोग कृषि कार्यों में संलग्न होंगे, कुछ लोग औद्योगिक कार्यों में क्या होंगे, संलग्न होंगे। और आज अगर आप देख भी रहे हो तो जो 1950 की स्थिति थी, 1950-52 में भारत में लगभग 70% जो भारत की जीडीपी है, उसमें जो जीडीपी मतलब जो देश की अर्थव्यवस्था होती है उसमें कृषि का ज़्यादा हिस्सा था।
ज़्यादा हिस्सा था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आज कृषि नहीं बल्कि आज उद्योगों का हिस्सा ज़्यादा है। आज उद्योगों का हिस्सा ज़्यादा है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो सेवा क्षेत्र का हिस्सा है, फिर औद्योगिक क्षेत्र का है, बल्कि कृषि क्षेत्र का कम हो गया है। तो लोगों का मानना था कि औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा देंगे तो सही हो जाएगा, देश का विकास तभी होता है। एक अन्य विवाद था, एक विवाद था कृषि बनाम औद्योगिकरण की, कृषि पे विकास पे ध्यान दो या उद्योगों पे। और दूसरा एक विवाद था निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, कि निजी क्षेत्र को विकास किया जाए या प्राइवेट सेक्टर का विकास किया जाए। देखो, दो मॉडल विश्व में प्रचलित थे, एक समाजवादी मॉडल, एक पूंजीवादी मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल और कैपिटलिस्ट मॉडल। समाजवादी मॉडल का मतलब क्या है कि हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। जैसे चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, या चाहे सड़क बनाना हो, या जो कोई फैक्ट्री में गाड़ी बनाना हो, कुछ भी काम करना है, फैक्ट्री भी कुछ बनाना, कुछ भी कार्य करना हो, हर काम सरकार के नियंत्रण में हो। बैंकिंग में बैंक सरकार हो, रेलवे सरकारी हो, बसेस सरकारी हो। जबकि पूंजीवादी मॉडल का कहना था कि विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे डाल दिया जाए। मतलब जैसे स्कूल है, प्राइवेट सेक्टर सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, मेट्रो बनाएंगे, तो कौन बनाएगा? निजी सेक्टर बनाएगा, प्राइवेट व्यक्ति बनाएगा। ये दो कंसेप्ट थे। ये वाले लोग ऐसे सोचते थे, ये लोग ऐसे सोचते थे। लेकिन भारत ने इन दोनों को थोड़ा थोड़ा लेकर भारत ने क्या किया, अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब जिस सेक्टर को अगर प्राइवेट व्यक्ति कर सकता है, उसको प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में छोड़ दें, लोगों के हाथ में छोड़ दें। जहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं पहुँच सकता है, वहाँ क्या करें, वहाँ पे सरकार सरकारी नीतियाँ चलाएं। ठीक है, सरकारी, जैसे आज देखो स्कूल, जैसे हमारे यहाँ देखो स्कूल प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी हैं, उसी तरह से हॉस्पिटल सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी है। रोड हैं, सरकार बनाती है, प्राइवेट व्यक्ति बनाता है। रेलवे अभी पूरी तरह सरकारी है, लेकिन आप अभी देख रहे हो नरेंद्र मोदी सरकार ने रेलवे का भी निजीकरण करने का कहा कि अब रेलवे, प्राइवेट लोग भी रेलवे का डेवलपमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था की भारत क्या करता है, बात करता है। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे।